सिर्फ पढ़ने से परीक्षा पास नहीं होती, सही प्रश्नों के अभ्यास से होती है। हेलो एवरीवन, अगर आप सच में यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आज के सवाल आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि किताबें तो सभी लोग पढ़ते हैं पर सफल वही होते हैं जो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारी 1000 क्वेश्चन सीरीज के डे 3 के लिए और शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण हुआ करता था? ऑप्शन है आपके पास अफगान, मराठा, सिख, राजपूत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मराठा। 1803 में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसकी संधि, जो आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय हुआ था, वो उसकी संधि में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जो मराठा थे, मराठाओं का सिंधिया गुट जो था, सिंधिया गुट, उनको हरा के जो संधि हुई थी उसमें आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास चितवावन ब्राह्मण, पाटिल, देशमुख या कुंभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चितपावन ब्राह्मण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो जो मराठा प्रमुख हैं सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, तो इनका जो क्षेत्र है उनको ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो सिंधियाओं का जो क्षेत्र हुआ करता था वो उज्जैन हुआ करता था, सही है। होलकर का इंदौर, गायकवाड़ का बड़ौद और भोसले का नागपुर, ये तो सारे ही सही है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाता है। ये सही दे रखे हैं आपको क्षेत्र, प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यानी कि सिंधिया जो थे वो उज्जैन क्षेत्र में निवास करते थे या उनका संबंध उज्जैन से था। होलकरों का इंदौर से, गायकवाड़ का बड़ौद से और भोसले का नागपुर से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर बन गया? ऑप्शन है आपके पास सतारा, नागपुर, नासिक या पुणे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतारा। ठीक है, क्योंकि मुगल जो थे उन्होंने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था और जो छत्रपति थे राजा राम, उन्होंने अपनी राजधानी जो है सतारा को बना लिया था। किसने? राजा राम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सतारा को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार यानी गुरिल्ला रणनीति की थी? ऑप्शन है आपके पास मराठा, ब्रिटिश, मुगल या नायक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है कि मराठा जो थे वो अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे, यानी कि छापामार रणनीति के लिए जाने जाते थे। प्रश्न 6, किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई गई थी? ऑप्शन है आपके पास कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी या अशोक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी। इनके जो दरबार था उसमें अष्ट प्रधान यानी कि 8 प्रमुख मंत्रियों की एक परिषद थी जो कि मराठा प्रशासन को संभालने और उनको सलाह देने के लिए हेल्प करती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुकाराम, जो कि महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध संत माने जाते हैं और ये शिवाजी के समकालीन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? तो क्वेश्चन है कि एक नहीं था। तो ऑप्शन है आपके पास सीमाऊ, कुरस्वाम, बिठुर, पटकापुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिठुर। यानी कि सीमाऊ भी था, कुरस्वाम भी था, पटकापुर भी था, लेकिन कौन नहीं था? बिठुर नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का से अनुचित कार्य था? ऑप्शन है आपके पास जयपुर,
सतारा, झांसी, अवध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवध। 1856 में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का झूठा आरोप लगाया था। किस चीज का? कुशासन, यानी कि उनका शासन जो है वो सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का झूठा आरोप लगाया था और यही जो काम था ब्रिटिश आक्रमणकारियों के लिए जो है घातक सिद्ध हुआ। ये उनका अनुचित कार्य माना जाता है कि उन्होंने ऐसा गलत किया था। जो वाजिद अली शाह थे उनका शासन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन डलहौजी ने उन पर झूठा आरोप लगा के उनको शासन से हटा दिया था। प्रश्न 11, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टीपू सुल्तान और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये संधि हुई कब थी? ये हुई थी 1792 का जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद। ठीक है, उसके बाद ये संधि हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव द्वितीय या गंगाधर राव? तो इसका आंसर तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी गंगाधर राव। प्रश्न 13, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? ऑप्शन है आपके पास बक्सर, पलाशी, वांडीवर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पलासी के युद्ध में हुए थे। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। ठीक है, क्लाइव ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इधर से कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पलासी का युद्ध। प्रश्न 14, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जहां टीपू सुल्तान और हैदर अली की कब्रें हैं किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं? तो ऑप्शन है आपके पास मैंगलोर, मैसूर या बेलगांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैसूर। प्रश्न 15, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैसूर का। इन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ऑप्शन है आपके पास संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने जब फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, इसी बात को देखकर जो ब्रिटिश थे वो टीपू सुल्तान से नाराज हो गए और उनको अपना दुश्मन बना लिया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से दोस्ती कैसे करी? इनका जो जैकोबियन क्लब था, जैकोबियन क्लब, ठीक है, जैकोबियन क्लब, ठीक है, जैकोबियन क्लब था, उसको टीपू सुल्तान ने ज्वाइन कर लिया था। तो ये बात जो है ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको अच्छी नहीं लगी, उनको ये बगावत के तौर पर लगा और तब उन्होंने टीपू सुल्तान पर जो है हमला किया था। प्रश्न 17, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान या बाजीराव प्रथम। अभी हमने पढ़ा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये जो संधि हुई थी कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने जो है हार मान ली थी। अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान ने हार मान ली थी अंग्रेजों से। ठीक है, इसका 1799 में। ठीक है, कौन सी संधि थी? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। किसके किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त करी थी। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन है आपके पास आसफ उद-दौला, सआदत खान, शुजा उद-दौला या सफदरजंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सआदत खान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, इनमें से
किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1757 की पलासी की लड़ाई, 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई या 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1757 में पलासी की लड़ाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो अभी हमने पढ़ा था 1757 में लड़ा गया था। 21, पलासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, हबीबुल्ला खान, उस्मान अली खान या मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। प्रश्न 22, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके पास गुप्त अनुष्ठान, किसी के पास बैठना, पवित्र छंद या ईश्वर की शिक्षाएं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी के पास बैठना। चलिए प्रश्न 23, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन शंग नो वरुणः को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? भारतीय वायुसेना द्वारा, सोसाइटी फॉर मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, रीफ वॉच मरीन कंजर्वेशन या भारतीय नौसेना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय नौसेना का जो है ये वो क्या कहते हैं उसको, मेन टाइटल जो उनके लोगों के नीचे लिखा हुआ आता है शंग नो वरुण है। चलिए प्रश्न 24, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास वेदांग, उपनिषद, अरण्यक या ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपनिषद। उपनिषदों को ही वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। प्रश्न 25, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विशदती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि सरस्वती और द्विशदती जो दो नदियां हैं उनके बीच का जो जमीन का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावत या तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? सतलुज और चुनाब, व्यास और सतलुज, चिनाब और रावी या व्यास और झेलम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यास और सतलुज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, वह वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य यानी प्रोज कृति में है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों ही कृतियों में लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्र के दर्शन कराए जाते हैं, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चों का विवाह किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। जो जनेऊ धारण करने की जो परंपरा है वो कब कराई जाती है? जब उपनयन समारोह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे जो है जीवन में समारोह होते हैं, जैसे अन्नप्राशन का समारोह होता है जब बच्चे को खाना खिलाया जाता है, उसी तरीके से जब बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराई जाती है तब उपनयन समारोह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? ऑप्शन है आपके पास सतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडकोपनिषद से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपनिषद। उपनिषद जो है वो यज्ञ और कर्मकांड की बजाय दार्शनिक चिंतन और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस देवता के बारे में वर्णन किया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है आपके पास वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्र, जिनका 250 बार जो है ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। प्रश्न 33, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा एवं चक्रवात के
या अग्नि के? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं चक्रवात के। चलिए प्रश्न 34, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? ये सबको पता होगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्रश्न 35, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा रचित जो है एक शास्त्र है जिसमें राज्य करने के तरीके बताए गए हैं, तो उसमें जो है अपराध और अपराधियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। मनुस्मृति जो है उसमें भी दंड और जो आरोपी है उसके बारे में जिक्र किया गया है। न्याय मीमांसा जो है उसमें भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उसमें भी दंड का विधान और अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी हो जाता है। प्रश्न 36, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यजुर्वेद। प्रश्न 37, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री? तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावित्री। अब आप ऑप्शन में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? ठीक है, कौन से मंडल में आता है या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न 38, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मत्स्य पुराण। बात करें पुराणों की, तो पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शस्त्र शास्त्र जो है वो उपवेद नहीं है। प्रश्न 40, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास हरिहर राय, बुक्का राय या कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है वो कौन थे? हरिहर राय। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास दादू दयाल, हरिदास, सी घासीदास या ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कबीर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, घासीदास, यानी कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? घासीदास ने की थी। चलिए प्रश्न 42, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? कबीर, तुलसी, दादू या रामानंद? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामानंद। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकर यानी कि जिन्होंने नेतृत्व किया था, इनमें से कौन थे? शंकराचार्य, कालिदास, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंकराचार्य। मध्ययुगीन भारत में जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया वो कौन थे? वो थे शंकराचार्य। चलिए प्रश्न 44, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने या गुरु गोविंद सिंह ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो संकलन था वो किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। ध्यान रखना है, किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। ठीक है, 5वें गुरु थे। इन्होंने जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है उनका संकलन किया था, तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। प्रश्न 45, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व की त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव या गुरु नानक देव? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, संस्थापक भी हैं, इसीलिए इनके जन्म उत्सव पर गुरु पर्व का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न 46, किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी?
तो 1679 में, 1684 में, 1691 में या 1702 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका, देखिए इसका सही आंसर जो है वो है आपका 13 अप्रैल 1699। 1699, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी, किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। कब रखी थी? तो 1699 में रखी थी। प्रश्न 47, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। प्रश्न 48, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु नानक देव ने जो है लंगर की परंपरा शुरू की थी। प्रश्न 49, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर राय? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। प्रश्न 50, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 51, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद या रामदास? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामानंद। रामानंद ने दक्षिण भारत में जन्मे भक्ति विचारों को उत्तर भारत में पहुंचाया था। प्रश्न 52, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? प्रश्न ऑप्शन है आपके पास 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे, 1506 में गुरु नानक का जन्म, 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आए। तो पूछ रहा है सही मेल नहीं खाता है, तो ये तो सही है, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, 1313 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। जिसका सही आंसर है कि 1469 ईस्वी में तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? रविदास, सूरदास, कबीरदास या विद्यापति? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीरदास। कबीरदास की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, ये भी कुछ मुख्य जो है इनकी रचनाएं हैं। बीजक के अलावा ध्यान रखना है, बीजक किसने लिखी थी? कबीरदास ने। उसके अलावा जो थी उनकी ये कुछ मुख्य पुस्तकें हैं। ठीक है, तो आज की डे 3 का ये आखिरी क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपने डे 1 और डे 2 की जो है वीडियोस देखी होंगी। इसके अलावा हमारी DI की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी DI की तैयारी कमज़ोर है तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, और शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है किसको? अपने उस दोस्त को जिसको आपको लगता है कि इसकी नीड है। और इसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। चलिए अब मिलते हैं डे 4 पर अगली वीडियो लेकर। थैंक यू वेरी मच।